ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले ना हम लोगों को एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा सर, फाइनेंस। क्या मतलब होता है फाइनेंस? और फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? ये पैसा दिख रहा है ये। तो कहने का मतलब सर क्या मतलब होगा फाइनेंस का, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंस का मतलब क्या होगा? मनी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। मतलब आप लोगों को कोई भी अपनी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो, किसी भी टाइप का बिजनेस करना हो, आप लोगों को चाहे गोलगप्पे की रेडी लगानी हो, आप लोगों को अपनी कोई पार्टनरशिप करनी हो, कोई भी आप लोगों को कंपनी स्टार्टअप करनी हो, मतलब पैसे के बिना आप लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये वाली बात कह सकते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यस और नो? यानी कि पैसा आप लोगों के लिए क्या है, एक लाइफ ब्लड की, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है बताइए जरा मुझे। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही हम लोगों के बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी भी बिजनेस के पास बहुत एक्सेसिव फंड्स हैं तो यानी कि बिजनेस अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। अब फाइनेंस का मतलब हम लोगों ने देख लिया कि मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जब हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइप के एरियाज के अंदर या कितने टाइप की एक्टिविटीज के अंदर हम लोगों को अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पैसा लगाना पड़ता है अपनी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। सर कैसे लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के अंदर? सबसे पहले नंबर पर हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों को अपने बिजनेस को परचेज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनें चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो ये चीज आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों का फिक्स्ड एसेट्स है। यानी कि आप लोगों के पास जितना भी पैसा होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों का खर्च होता है वो किस में होता है? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के अंदर खर्च होता है। गॉट इट? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट के साथ साथ में जो आप लोगों का पैसा होता है वो भी कहां पे खर्च होता है? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के अंदर। सर व्हाट डू यू मीन शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो आप लोग अपने बिजनेस के लिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करते हैं, उसे आप लोग बोलते हैं क्या? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग अपने इंप्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज कर लेके आएंगे। कहने का मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। जो पैसा आप लोग अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म करते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों की वर्किंग कैपिटल। चलिए इसका मैं एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास इस टाइम पे 5 लाख रुपीज पड़े हुए हैं, क्लियर है? और आप लोगों को ना एक शॉप बनानी है। मान लो आप लोगों ने एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने, एक शॉप बनानी है, दुकान बनानी है। तो मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है तो आप लोग इस 5 लाख का अगर 5 लाख पूरा का पूरा लैंड को, बिल्डिंग को सजाने में, बनाने में लगा देंगे तो मुझे आप लोग बताइए दुकान पर जिस चीज के लिए आपने दुकान खोली थी, सामान को बेचने के लिए, वो कहां से लाएंगे? यानी कि आप लोगों को अपने इस 5 लाख रुपए को इस तरीके से खर्च करना पड़ेगा कि आप लोगों की लैंड एंड बिल्डिंग तो बने ही बने, लेकिन साथ में जो आपने अपनी दुकान पर सामान बेचना है ना वो भी साथ में आए। तो इसका मतलब जो पैसा आपने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए खर्च किया वो क्या है? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स। और जो पैसा आप लोगों ने अपनी दुकान पे सामान को बेचने के लिए परफॉर्म किया या दुकान पर बेचने के लिए जो पैसा रखा उसे आप लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग समझते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्वायरिंग फंड्स। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इस चीज की स्टडी करना कि आप लोगों को अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। सर आप लोगों को अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, यानी कि आप लोगों को अपने फंड्स को किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, इस आप लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ एक्वायरिंग फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने पैसे को गलत जगह पर यूज नहीं किया, या सॉरी गलत जगह पर अगर आप लोगों ने खर्च कर दिया तो आप लोगों का फाइनेंस अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक जगह पर पैसा सिर्फ खर्च करना चाहिए कितना? 500, बट आपने खर्च कर दिया कितना? 900 या 1000 रुपीज। तो इसका मतलब आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को क्या बताता है? प्लान करना फाइनेंस का, ऑर्गेनाइज करना फाइनेंस का, उसको कंट्रोल करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एक्वायरिंग फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन in terms of the overall objectives of the firm and expectations of the providers of the funds.
यानी कि अगर आप लोगों ने अपने फंड बिजनेस के अंदर फंड्स को इन्वेस्ट किया है ना, पैसे को लगाया है, तो आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अपने फाइनेंस को इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें जिससे आप लोगों की पूरी कंप्लीट जितने भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। इसे आप लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो फिर से मैं एक बात बताता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ एक्वायरिंग फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोवाइडर्स ऑफ द फंड्स। क्लियर हो गया? क्योंकि मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने आप लोगों की कंपनी के अंदर पैसा खर्च किया, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करें कि आप लोगों को तो बेनिफिट हो ही हो, लेकिन जो पर्सन इन्वेस्टर है उसे भी रेगुलर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इस चीज से मिल पाए। इससे आप लोग क्या बोलेंगे, अपना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर आप लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन और भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंस। क्लियर हो गया? चलिए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारे बिजनेस के अंदर क्या रोल है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? चलिए फटाफट से लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जब भी हम लोग बात करेंगे बेटा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो यहां पर आप लोगों को टोटल 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करें, पहला पॉइंट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? मतलब ये कि मान लीजिए आप लोगों को अपने बिजनेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर टोटल कितने रुपए की आप लोगों को फिक्स एसेट्स रखनी पड़ेंगी, कितने रुपए का आप लोगों को लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स कितने रुपए के लेकर के आने पड़ेंगे, इस चीज को दिमाग में डालना, इस चीज को आप लोगों को प्लान करना भी क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक रोल कहलाता है। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को ये चीज बता देता है कि आप लोगों को कितने रुपए अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर खर्च करने हैं। देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर टोटल 2 टाइप की एसेट्स को रिक्वायरमेंट होती है, एक क्या फिक्स एसेट्स और एक क्या करंट एसेट्स। तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन बनाना का काम भी किसका होता है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। अब आप मुझे बताइए, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, लाइक परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये लगा के चलिए, जितने भी बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस के अंदर आप लोगों के पास टोटल 8 मैनेजर है, लाइक परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, एचआर, फाइनेंस, ये सारे के सारे मिला करके कितने हैं, टोटल 8। अगर मैं यहां पर एक पर्सन को अलग कर दूं ना, यानी कि एक पर्सन के टास्क को अलग कर दूं, फाइनेंस वाले को, बाकी सबको अलग कर दो ना, तो आप लोग मान के चलेंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट का यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसका टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आप लोगों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यानी कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का काम सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि ये चीज पता लगाना कि आप लोगों को अपने बिजनेस के अंदर कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने रुपए की लैंड, कितने की बिल्डिंग, कितने के प्लांट, कितने की मशीन्स, कितने के इक्विपमेंट्स, कितने के टूल्स, ये सारा कुछ दिमाग में लेकर आना किसका काम होगा, आप लोगों के फाइनेंशियल मैनेजर। और फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, फाइनेंस को मैनेज करने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पहले रोल के अंदर बात की क्या, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट आप लोगों से कहता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। सर मतलब करंट एसेट्स का मतलब होता है, करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जैसे कि आप लोगों को अपने बिजनेस के अंदर कितना प्रेजेंट कैश रखना है, कितना बैंक में बैलेंस रखना है, कितने रुपए के आप लोगों को डेटर्स रखने हैं, कितने की आप लोगों को इन्वेंट्री परचेस करनी है, कितने वर्कर्स आप लोगों को रखने हैं ताकि आप उनकी सैलरी प्रोवाइड कर पाओ, कितना आप लोगों को रेंट पे करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों की करंट एसेट्स। तो यानी कि बिजनेस के अंदर हमेशा आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी शॉप के ऊपर या आपके जो भी दुकान है या आपका जो भी बिजनेस है वहां पर कितनी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी बातें कौन डिस्कशन करेगा, आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजर जिसे देखेगा। यानी कि वहां पर वो ये चेकआउट करेगा कि कितना साइज और कितना कंपोजिशन आप लोगों को रखना है अपनी करंट एसेट्स का। क्लियर हो गया? जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों से बताया था कि आपके पास टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज। तो आप लोगों को देखना है इस 10 लाख रुपीज में से आप लोगों को कितना पैसा दुकान पे खर्च करना है और कितना पैसा दुकान के सामान के लिए खर्च करना है। जैसे मैंने प्लान कर लिया कि 10 लाख रुपए की मेरी कैपिटल है और उसके अंदर से 6 लाख रुपीज मैंने क्या किए, अपनी दुकान पे खर्च कर दिए और जो 4 लाख बच गए उसका मैं सामान लेकर आ गया। यानी कि जो 10 लाख में से 6 लाख था वो क्या था, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो 4 लाख था वो क्या था, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। क्लियर हो गया?
थर्ड पॉइंट आप लोगों को कहता है एसेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब सर व्हाट डू यू मीन वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसी वर्किंग कैपिटल जो आप लोग अपने डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसे को खर्च करते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? अपनी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि एक फाइनेंस मैनेजर के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क, एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है उसको ये देखना कि आप लोगों के पास इतना फंड होना चाहिए, एक टाइम में आपके पास इतना फंड अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप लोगों के बिजनेस की वर्किंग कैपिटल तो एटलीस्ट निकल पाए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मुझे पता है मेरा पूरे के पूरे महीने के जो एक्सपेंसेस है ना, लाइक वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्वीपर का बिल, इंटरनेट कनेक्शन का बिल, पानी का बिल, मतलब जितने भी ऑल अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो सारे, रेंट का बिल, रेंट सारा का सारा, मतलब पूरे महीने का मिलाकर के मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40,000 रुपए बनता है। क्लियर हो गया? कितना बनता है? 40,000। लेकिन जो आप लोगों से मुझे फीस मिल रही है वो हर महीने कितनी मिल रही है? ओनली एंड ओनली 35,000 मिल रही है, कभी 40,000 मिल रही है। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए अगर आप लोग मुझे फीस देना दें, मान लीजिए अगर आप लोग मुझे फीस नहीं दे रहे हो, अभी नहीं दे रहे हो, आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के बाद दूंगा या 2 महीने के बाद दूंगा। अगर सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहने लग जाए तो बताइए जरा, जो मेरा खर्चा होगा 40,000 रुपीज का, वो वाला पैसा मेरे पास उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं चाहिए? आप कहेंगे सर रेंट वाला आपका रेंट नहीं बोलेगा महीने बाद दे देना, बिजली वाला ये नहीं बोलेगा क्या बिजली का बिल 1 महीने के बाद दे देना, या फिर पानी वाला ये नहीं कहेगा सर अगले महीने दे देना। नहीं, तो आप लोगों को इतनी वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो या ना हो, बट आप लोगों की वर्किंग कैपिटल प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये वाली डिसीजन लेना भी किसका काम होता है? आप लोगों के फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क है। ओके, नंबर 4, फोर्थ पॉइंट पे आता है आप लोगों के पास ऑल द आइटम्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कि सर ये क्या कैसा रोल हुआ ये, बट आता रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये कैसा रोल ऑल दिस आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, समझते हैं इसे। जरा मुझे आप लोग बताइए कि हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू सैलरी एंड वेजेस दिखाते हैं या नहीं दिखाते? आप मुझे बताइए। मान लीजिए आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 5 लाख रुपीज, और आप लोगों के पास ना इस टाइम पे 20,000 रुपीज के टोटल 5 वर्कर काम करने वाले हैं। मैंने जीपी कितना बोला है? 5 लाख, और फिर मैंने आप लोगों से क्या बोला कि 20,000 रुपीज पर एनएम के आपके पास टोटल 5 वर्कर है। तो बताइए उनकी सैलरी कितनी बनती है? आपने कहा सर 1 लाख रुपए, और आप लोगों ने क्या किया? अपने P&L अकाउंट के अंदर दिखा दिया टू सैलरी 1 लाख। तो मुझे आप बताइए आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4 लाख रुपीज। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, अब वो देखेगा कि यार ये 5 वर्कर की मुझे रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। मान लीजिए 4 वर्कर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक वर्कर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो आप सोच करके देखो हमारा फाइनेंस मैनेजर क्या कहेगा? निकालो बाहर, निकालो इसे बाहर। क्यों निकालो बाहर? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये 20,000 रुपीज मुझे पे नहीं करने पड़े ना तो मेरा प्रॉफिट 20,000 से प्लस हो जाएगा। मैंने कहा चलो निकाल दिया मैंने बाहर उसको। अब बताइए अगर मेरा जीपी अभी भी 5 लाख है, अब मेरा एक्सपेंस कितना है? आप कहेंगे सर कितना है? 80,000 रुपीज। तो आप लोगों का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 4,20,000। तो मुझे बताइए फाइनेंशियल मैनेजर के लिए वो जो 20,000 रुपीज है क्या वो मैटर करते हैं या नहीं करते? यस, बिल्कुल मैटर करते हैं। हमारे फाइनेंस मैनेजर के लिए एक एक रुपया, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए भी मैटर करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल द आइटम्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने कह रहा है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड। मतलब यहां पर हम लोगों को ये चीज देखना कि हम लोगों को अपने बिजनेस के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को क्या क्या सामान चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को क्या क्या सामान चाहिए। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने को प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहिए अपने को? डेटर्स चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद आप लोगों को बीआर चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए, आप लोगों के किसके लिए? आप लोगों के शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा पॉइंट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। तीसरा पॉइंट एसेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फोर्थ पॉइंट ऑल द आइटम्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड। आई होप यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टोटल 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर कौन से 2 ऑब्जेक्टिव? पहला ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का है वो क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर मतलब व्हाट डू मीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? समझते हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका नाम क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? इसके बारे में हम लोगों को भी बात करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है जब भी कंपनी के अंदर हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू, अब सर शेयर होल्डर की वैल्यू का मतलब क्या है? शेयर होल्डर की वैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ हिज शेयर, यानी कि मार्केट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। सर कैसे समझाएंगे इसको एक एग्जांपल से? देखिए पहले यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी एम या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास जोमेटो कंपनी के ना 500 शेयर्स हैं, जिसको मैंने एट द रेट 100 रुपीज में परचेज किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास जोमेटो कंपनी के 500 शेयर्स, जिसको मैंने परचेज किए कितने रुपए में? सर 100 रुपीज में। तो ये बताइए मैंने जोमेटो वाली कंपनी को कितने रुपए दिए होंगे या कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया होगा? आप बोलेंगे सर 50,000 रुपीज। मैंने आप लोगों से कहा कि वही जो 100 रुपीज वाला शेयर था ना, वही जो मेरा 100 रुपीज वाला शेयर था, अब वही अमाउंट कितने की हो गई? 200 रुपीज की हो गई। मतलब नेक्स्ट डे या 10 दिन बाद या 50 दिन बाद के बाद क्या हुआ? मेरे शेयर की वैल्यू क्या हो गई? सर इंक्रीज हो गई। अब जरा मुझे बताइए, मेरे वही 500 शेयर्स एट द रेट 200 रुपीज, वही अमाउंट में जो मेरा पहले कितना था? 50,000, वही कितना हो गया? सर 1,00,000 रुपए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या होगा? टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ। टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ। तो द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर हो गया? अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जब भी किसी कंपनी की वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना होता है ना, तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का ना इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर वो क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है कि इसके अंदर हम लोग अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंक्रीज करने का। पहला पॉइंट, अगर कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर हमारी कंपनी का होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के पास आता है ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं FDI से। सर FDI, F का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, D का मतलब डिविडेंड डिसीजन एंड I का मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर ने ये 3 डिसीजन अच्छे से ले लिए ना, तो मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूं, हमारा बिजनेस स्टडीज कहता है गारंटी के साथ कि हमारे बिजनेस की जो वेल्थ है ना, या हमारे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, वो 100% इंक्रीज होगी। बट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी फाइनेंशियल मैनेजर। यानी कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजर अगर 3 ऑप्टिमम डिसीजन ले ले, वही डिसीजन कौन कौन से होंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको मैंने याद करा दिया आप लोगों को FDI वर्ड्स। क्लियर हो गया? अब हम लोग इन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या। अच्छा आप सुनो मेरी बात उससे पहले, जरा मुझे आप लोग बताइए हमारे शेयर होल्डर को कितने टाइप के बेनिफिट मिलते हैं? आप मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया और मैं कौन बन गया? सर कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। अब मुझे बताइए हमारे शेयर होल्डर को कितने टाइप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट कह रहे मार्केट प्राइस ऑफ दिस कंपनी शेयर कॉज अप। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट तो होगा ही होगा। यस और नो? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे शेयर होल्डर को क्या मिलता है? सर रेगुलर डिविडेंड। क्योंकि याद कीजिए आप लोग, शेयर्स के ऊपर हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? डिविडेंड। एंड डिवेंचर्स के ऊपर हम लोग क्या देते हैं? सर इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? तो हमारे शेयर होल्डर को टोटल 2 टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है आप लोगों के लिए? कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का बढ़ जाना। दूसरा पॉइंट क्या होता है? हमारे शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड रिसीव होना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स प्रेफर्स 2 बेनिफिट्स एंड ड्यूल बेनिफिट्स। क्लियर है? सर हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, अगर किसी भी बिजनेस को हाई लेवल तक जाना है ना, तो उसके अंदर हमारे जो बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, जो कि कौन लेता है? हमारा बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर लेता है। उसके लिए ये 3 डिसीजन लेने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। चलिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारे पहले जमाने में, यानी कि 2 टाइप के अप्रोच होते हैं आप लोगों के पास। एक क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एक क्या हो गया आप लोगों के पास? मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो पहले हमारे फाइनेंस मैनेजर का काम ज्यादा नहीं होता था। सिर्फ इतना होता था कि कैश की मैनेजमेंट हो गई, कितना पैसा लॉन्ग टर्म में लगा लिया, कितना पैसा शॉर्ट टर्म में लगा दिया, मतलब नॉर्मल छोटा सा मोटा सा काम होता था पहले के टाइम पे। किसका? हमारे फाइनेंस मैनेजर का। लेकिन
जैसे जैसे हम लोगों के बिजनेस को समझ में आई, पता लगी बातें, अप्रोचेज आई, नई नई अप्रोचेज हम लोगों को पता लगी, उसके बाद हम लोग बात करें मॉडर्न अप्रोच हमारे पास आई। तो मॉडर्न अप्रोच में बताया गया कि फाइनेंस मैनेजर का रोल सारे के सारे मैनेजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि कौन है आप लोगों का? फाइनेंस मैनेजर। यानी कि आज के दिन के अंदर फाइनेंस मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रह गया थोड़ा मोटा कि यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिया, कैश मैनेजमेंट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। आज के टाइम पे हमारे बिजनेस मैनेजर का काम यानी कि फाइनेंस मैनेजर का काम एक इंपॉर्टेंट चीज पे टिका हुआ है, जिसका नाम क्या है? ये फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि कौन लेता है? हमारा फाइनेंस मैनेजर। तो एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर अगर होगा तो ये 3 डिसीजन को बहुत अच्छे तरीके से ले पाएगा। और वो 3 डिसीजन कौन से हैं? वही जो मैंने आप लोगों से पहले बताए थे। कौन से सर? FDI। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय FDI? F का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। D का मतलब क्या है? डिविडेंड डिसीजन। I का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये सेम यहाँ पे देखो बातें लिखी हुई हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी। फाइनेंशियल डिसीजन टोटल 3 टाइप के होंगे। पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे नंबर पे फाइनेंसिंग डिसीजन एंड तीसरे नंबर पे क्या होगा आप लोगों के पास? डिविडेंड डिसीजन। क्लियर हो गया? अब पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं कि क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का, क्या मतलब होता है फाइनेंसिंग का, और क्या मतलब होता है डिविडेंड डिसीजन का। उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के बातें करने वाले। चले आगे हम लोग। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए सर क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी फंड्स हैं उसको हम लोग कहां कहां पर इन्वेस्ट करें, इसे हम लोग इन डिसीजन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। सर बस कैसे? बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, बेसिकली ध्यान से सुनिए। हमारे इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर टोटल 2 टाइप के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। सर पहला डिसीजन कौन सा होता है? पहला डिसीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन? कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ फंड्स या कितनी अमाउंट ऑफ कैश हम लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट की है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कि जैसे आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर टोटल 2 टाइप के डिसीजन। पहले को क्या बोलोगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन, एंड सेकंड को आप लोग क्या बोलोगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 टाइप के भाई सेम ही चीज है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म को क्या बोलोगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो इट इन्वॉल्व्स decision regarding short term money required for operational and day to day activities is called working capital decision। मतलब आज के दिन आपको अपने हाथ में प्रेजेंट कैश कितना रखना है, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ बैंक कितना होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैश मैनेजमेंट कैसे करोगे, अकाउंट रिसीवेबल के मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो इस सारी की सारी बातों का जो डिस्कशन होता है वो कहां पर होगा? आप लोगों के वर्किंग कैपिटल डिसीजन में होता है। तो सर लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जैसे कि कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास ना 50 लाख रुपीस है, क्लियर है, और आप लोगों के पास टोटल 3 प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। मान लीजिए मैंने आप लोगों से कहा कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर आप लोग अगर पैसा लगाएंगे ना तो आप लोगों को 50 लाख रुपीस के रिटर्न में कितना मिलेगा? 60 लाख। अगर आप लोग प्रोजेक्ट 2 में लगाएंगे तो 50 लाख के रिटर्न में कितना मिलेगा? मैंने कहा 70 लाख। मैंने कहा अगर आप प्रोजेक्ट 3 में लगाएंगे ना तो आपको 50 लाख के बदले में कितना मिलेगा? 52 लाख मिलेगा। आप मुझे बताइए आप लोग कौन से प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट नंबर 2 पे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप लोगों के रेट ऑफ रिटर्न है ना वो क्या है? मैक्सिमाइज है, सबसे ज्यादा है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या सोचता है, क्या प्लान करता है कि जहां से उसको रिटर्न मैक्सिमम मिलेगी ना वो वहीं पर अपना पैसा क्या करेगा? इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे फिर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 2 बातें माइंड में रखनी है, एक क्या? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दूसरे नंबर पे क्या? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। वर्किंग कैपिटल में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो ये सारी बातें हम लोगों को कौन बताएगा? आप लोगों का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता। चले आगे हम लोग। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? सुनिए समझिए पहले। सर क्या फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो फाइनेंसिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, हमें अगर कोई भी अपनी बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप मुझे बताइए हम लोग 2 तरीके से अपने फंड्स को रेज करते हैं। कौन कौन से? सर एक होता है हमारे पास हमारा खुद का पैसा यानी कि ऑन्ड फंड, और एक होता है आप लोगों के पास बाहर से मांगा गया पैसा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोरोड फंड।
यानी कि डिसीजन रिलेटेड टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन में कि आप लोगों को डिसीजन यहाँ पर ये लेना है कि आप लोगों को सारा का सारा पैसा अपना ही लगाना है या सारा का सारा पैसा बाहर से रेज करना है, या कितना प्रोपोर्शन आप लोगों को अपना और कितना प्रोपोर्शन आप लोगों को बाहर से लेना है। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। और फाइनेंसिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। क्लियर हो गया? चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये आप लोगों के बारे में। देखिए ध्यान से, ये चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? डिसीजन रिलेटेड टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दैट मींस बोरोड फंड चाहिए या ऑन फंड चाहिए। ऑन फंड का मतलब हमारा खुद का पैसा, बोरोड फंड का मतलब यानी कि डिबेंचर्स यानी कि बाहर से लिया गया पैसा, यानी कि किसी और से हम लोगों ने फंड्स को रेज किया। ये कह रहा है कि एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, कॉस्ट या फिर रिस्क एसोसिएटेड। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एक डिसीजन लेना है कि हम लोगों को कौन सा पैसा लेना है, सारा का सारा ओन्ड लेना है या कुछ बोरोड लेना है या कुछ इक्विटी लेना है या कुछ हम लोगों को डिबेंचर्स लेने हैं। तो ये डिसीजन किस चीज के होंगे? आप लोगों के आपके फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनेंसिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने डिविडेंड डिसीजन की। सर क्या मतलब होता है डिविडेंड डिसीजन का? देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करती है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी क्या कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी। अभी जो प्रॉफिट कमाई है कंपनी ने, कंपनी अपने प्रॉफिट को टोटल दो तरीके से यूज करती है। सर दिमाग में कंपनी के पास प्रॉफिट के दो चीजें होती हैं। अगर मैं डिविडेंड वर्ड की बात करूं तो सर आप लोगों को अच्छे से पता है डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। यस और नो? यानी कि जो भी पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था वहां से कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, तो यहां पर हमारी कंपनी के पास टोटल दो ऑप्शंस होते हैं। सर क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो कंपनी ने जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है कि मान लो कंपनी क्या करे, कुछ अमाउंट तो अपने पास कंपनी संभाल कर रखे, यानी कि आगे अगर कंपनी के पास और अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या बिजनेस की एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज अगर हैं, तो कंपनी क्या करे, उस पैसे को वहां पर इन्वेस्ट कर दे और डिविडेंड कम से कम करे। तो मतलब यहाँ पे कंपनी डिसीजन लेती है कि कितना अमाउंट कंपनी री इन्वेस्ट करे और कितना अमाउंट कंपनी एज अ डिविडेंड दे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें। इस टाइप के डिसीजन को आप लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड डिसीजन। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे प्रॉफिट में इधर री इन्वेस्ट इन द बिजनेस और इट मे बी मैनेजर हैज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। तो या तो कंपनी क्या करे, री इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में, या फिर क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंपनी डिविडेंड को। इसके अंदर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हमारा जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है अपने डिविडेंड डिसीजन। सोच कर देखिए, अगर आप लोगों ने सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बताइए क्या आप लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी? आप कहेंगे सर नहीं। मान लीजिए अगर आप लोगों ने सारा का सारा पैसा अपने ग्रोथ और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो जरा सोचकर देखिए क्या जो आप लोगों के इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हो पाएंगे? क्यों नहीं खुश हो पाएंगे? क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसलिए वो खुश नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे फाइनेंस मैनेजर एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्या चेकआउट करने के लिए कि इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए कि कितना अमाउंट वो री इन्वेस्ट करे और कितना अमाउंट वो पर्सन डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करे। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक और पॉइंट जिसका नाम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम लोगों ने वैसे पढ़ लिया पूरा का पूरा पॉइंट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आप लोगों के डिविडेंड डिसीजन को, इन्वेस्टिंग डिसीजन को या फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस, बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे पढ़ेंगे।